नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जो आज आलमी सियासत में हर तरफ गूंजता है। लाखों लोगों के लिए वो तरक्की की एक उम्मीद है, तो वहीं दूसरों के लिए एक गहरी तकसीम की वजह भी। एक चाय बेचने वाले से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के 3 बार वजीर आजम बनने तक का उनका सफर आज के हिंदुस्तान को समझने के लिए बहुत अहम है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम उसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो एक ऑर्गेनाइजर से वजीर आला कैसे बने, फिर गुजरात में उनका दौर जो काफ़ी मुतनाज़ा रहा, उसके बाद वजीर आज़म के तौर पर उनकी पॉलिसियां और बड़े इक़दामात, फिर हम बात करेंगे उन तनाज़ात की और जमहूरी पसमानदगी के इल्ज़ामात की, और आखिर में उनके अवामी इमेज और मुतनाज़ा मिरास का जायज़ा लेंगे। अच्छा, ये टाइम लाइन तो खुद एक पूरी कहानी सुनाती है। 50 साल से भी ज्यादा का अरसा एक निचली सतह के कारकुन से शुरुआत करके हिंदुस्तान के 3 बार वजीर आजम बनने तक का सफर, ये एक ऐसा उरूज है जो सियासत में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इनके उरूज को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा, उनके इब्तिदाई सालों में, जहां उनके नजरियात ने शक्ल इख्तियार की और उनकी सियासी बुनियाद रखी गई। देखिए, इनका इक़्तिदार में आना कोई अचानक नहीं हुआ। ये तो दहाइयों की एक मुनज़्ज़म मेहनत का नतीजा था। हर एक कदम, पहले आरएसएस के कल वक्ती कारकुन बनना, फिर बीजेपी में आना और पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचना, ये सब उन्हें सीधा 2001 में गुजरात के वजीर आला के ओहदे तक ले गया। यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वजीर आला के तौर पर मोदी के 13 साला दौर की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, और इन्हीं 2 कहानियों ने मिलकर उनकी कौमी पहचान बनाई। सोचें, वो अभी वजीर आला बने ही थे कि सिर्फ चंद महीनों बाद, गोधरा ट्रेन के वाक़े के बाद, गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद फूट पड़ा। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा काबिल गौर है, वो है आदाद-ओ-शुमार का फ़र्क। सरकारी आदाद-ओ-शुमार में तकरीबन 1000 अमवात बताई गईं, लेकिन आज़ाद ज़राए का तखमीना 2000 से भी ज़्यादा था। इस फ़र्क ने उनकी हुकूमत के किरदार पर ऐसे सवालात उठाए जो आज तक पूछे जाते हैं। तो 2002 के इन वाक़यात के बाद मोदी ने अपने इमेज को बदलने की एक बहुत शऊरी कोशिश की। उन्होंने खुद को एक तरक्की पसंद रहनुमा के तौर पर पेश किया और एक ऐसा माशी मॉडल बनाया जो गुजरात मॉडल के नाम से मशहूर हुआ। ये मुवाजना बहुत अहम है, क्योंकि ये उनके दौरे हुकूमत का असल तज़ाद दिखाता है। एक तरफ रियासत की मईशत तेज़ी से बढ़ रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां सरमायाकारी कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ सेहत, तालीम और गुर्बत जैसे समाजी शोबों में गुजरात पीछे। तो इसी इमेज के साथ, यानी एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ तनाज़ा, मोदी 2014 में बीजेपी को एक तारीखी पता दिला के गांधीनगर से दिल्ली पहुंचे और वजीर आज़म बन गए। वजीर आज़म बनने के बाद उनके पहले बड़े इक़दामात में से एक था स्वच्छ भारत मिशन, जो सेहत और सफाई की एक बहुत बड़ी कौमी मुहिम थी। और उसका असर वो आप इन नंबर्स में देख सकते हैं। सिर्फ 4 साल के अंदर सफाई की सहूलियात की कवरेज तकरीबन 39% से बढ़कर 84% से भी ज़्यादा हो गई, यानी दुगनी से भी ज़्यादा। और फिर आया वो फैसला जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, नोटबंदी। एक ही रात में 500 और 1000 रुपए के नोटों को ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ असल कहानी है मकसद और नतीजे के बीच के बड़े फ़र्क की। मकसद तो था काले धन और करप्शन को ख़त्म करना, लेकिन इसका फौरी असर क्या हुआ? मुल्क में कैश की शदीद क़ल्लत, तकरीबन 15 लाख नौकरियों का खात्मा और माइशत की रफ्तार का सुस्त हो जाना। इसके अलावा उनकी हुकूमत ने हिंदू कौम परस्तों के कई पुराने एजेंडों पर भी तेज़ी से काम किया, जैसे जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट का निफाज और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर। जाहिर है, इन बड़ी पॉलिसियों और उनके हुकूमत करने के अंदाज पर मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर काफ़ी तनकीद हुई। और इन सब चीज़ों की वजह से माहिरीन ये बड़ा सवाल उठाने लगे कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी के दौर में कमज़ोर हुई है? जो लोग तनकीद करते हैं वो एक ख़ास पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि अदलिया जैसे इदारे कमज़ोर किए गए, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई और इख्तिलाफ करने वालों पर सख्त कवानीन का इस्तेमाल किया गया। ये सब बातें जमहूरियत की कमज़ोरी की तरफ इशारा करती हैं।
لیکن ان تمام تنازعات کے باوجود ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نریندر مودی کا عوام کے ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ ایک غیر معمولی طور پر مضبوط رشتہ ہے۔ اور یہ اعداد و شمار اسی کہانی کو بتاتے ہیں۔ ان کی منظوری کی درجہ بندی یعنی ان کی مقبولیت مسلسل بہت اونچی رہی ہے، اکثر تو دنیا کے دوسرے بڑے جمہوری رہنماؤں سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ ان کی عوامی اپیل کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ سب ہمیں اس پیچیدہ اور گہرے متنازع وراثت کی طرف لے آتا ہے جو وہ آج بھی بنا رہے ہیں۔ آخر میں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو لوگوں میں شدید جذبات پیدا کرتی ہیں۔ ان کے حامی انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے ناقدین انہیں ایک تقسیم کرنے والی قوت سمجھتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان کے بارے میں کوئی رائے نہ رکھتا ہو۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ تاریخ نریندر مودی کو کیسے یاد رکھے گی؟ ایک ایسے رہنما کے طور پر جس نے ہندوستان کی معیشت کو بدلا، یا ایک ایسے حکمراں کے طور پر جس نے اس کی جمہوری بنیادوں کو ہی بدل دیا؟ اس بات کا فیصلہ شاید آنے والا وقت ہی کرے گا۔